नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज अपोलो हॉस्पिटल्स के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर मयंक सोमानी ने रोबोटिक ट्रांसप्लांट सर्जरी में 100 का आंकड़ा पूरी करने की खुशी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया को बताया अपोलो हॉस्पिटल्स उत्तर प्रदेश में एनसीआर छोड़कर पहला ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ घुटने और जोड़ों की सर्जरी के लिए रोबोटिक सिस्टम के साथ साथ ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, जनरल सर्जरी, थोरासिक सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए अत्याधुनिक दा विंची एक्सआई रोबोट भी उपलब्ध है। साथ ही इस मौके पर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 100 सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का आंकड़ा पार करना हमारी टीम की विशेषज्ञता और मरीजों को अत्याधुनिक इलाज देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में डॉक्टर की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला रोबोटिक आर्म इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक सटीकता हासिल होती है और घुटने के रिप्लेसमेंट को मरीज के शरीर के हिसाब से बेहतर बनाया जा सकता है। यह नई टेक्नोलॉजी कई फायदे देती है, जैसे मरीज जल्दी ठीक हो जाना, दर्द कम होना और खून का बहना कम होता है। घुटने के नए जोड़ का ज्यादा समय तक टिके रहना और मरीजों को कुल मिलाकर बेहतर नतीजे मिलते हैं। यह पूरी प्रक्रिया मरीजों की भागीदारी को भी बढ़ाती है। वहीं इस मौके पर ऑपरेशन कर चुके मरीजों ने भी इस तकनीक से सर्जरी करने की सलाह दी। आइए देखते हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पहले रोबोटिक नी सर्जरी की शुरुआत की थी, यानी कि रोबोट द्वारा घुटना प्रत्यारोपण की, और अभी 1.5 महीने पहले हमने उसकी 100 सर्जरीज पूरी कर ली है। वी हैव टच द काउंट ऑफ 100। तो उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर मयंक सोमानी सर, द एमडी एंड सीईओ डॉक्टर अजय कुमार, डायरेक्टर सर्जरीज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट 100 रोबोटिक सर्जरीज, 100 रोबोटिक टोटली सारी फील्ड्स में आ रहा है। अब बैठो। अरे जो भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में हमारे पेशेंट्स के लिए वो हम प्रोवाइड करना है, और काफ़ी हद तक हम उस प्रयास में सफल हुए हैं और पेशेंट्स ने भी उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया है और डे बाय डे एक्सेप्टेंस हमारी बढ़ती जा रही है। और अब तो पेशेंट खुद आके डिमांड करते हैं कि हमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कराना है, क्योंकि हमारे किसी का किया गया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कराएं ताकि उनको और बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ। और ये हमारा सफ़र साल भर का बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे पेशेंट्स हमें खुद एक जो सेटिस्फैक्शन है सर्जरी का कि हमने बेहतर से बेहतर चीज़ अपने मरीज़ों को दी, और उसके जो रिज़ल्ट हमें मिले हैं वो वाकई इनकरेजिंग है। हम लोग ने कुछ पेशेंट्स को भी कॉल किया था, शायद जब स्टार्ट किया था आपने, तो पेशेंट्स के किस तरह का रिस्पांस मिला? पेशेंट्स रोबोटिक सर्जरी या सर्जरी की बात करें, सर्जरी में सबसे बड़ी चीज़ होती है मरीज़ का अपने सर्जन पे फेथ। तो बहुत से पेशेंट्स का ये कहना था, साहब हमें रोबोट से नहीं कराना, हमें आपसे कराना है। ठीक, तो देन हमें उनको समझाना पड़ा कि भाई रोबोट इज़ माय असिस्टेंट, रोबोट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस मी। ऐसा नहीं कि मैं हट जाऊंगा और रोबोट सर्जरी करेगा। रोबोट हमारी प्लानिंग, हमारी सर्जिकल स्किल्स को एनहांस करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा और बेहतर रिजल्ट हम मरीज़ को दे पाएंगे। तो धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स ने मना किया कि नहीं हम नहीं कराएंगे, हम रेगुलर ही कराएंगे। लेकिन बहुत से पेशेंट्स का ऐसा था जिनका एक रेगुलर किया और दूसरा भी उन्होंने रोबोटिक कराया, क्योंकि उन्होंने और रिजल्ट देखे हॉस्पिटल में जब थे कि जो रोबोटिक में उनके रिजल्ट बेटर थे, तो उन्होंने कराया। तो धीरे धीरे किसी भी नई चीज़ की एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब कोई इशू नहीं है। अब तो पेशेंट खुद आते हैं कि हमें रोबोटिक ही कराना। सर ये रोबोटिक जो ट्रांसप्लांट मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, बॉम्बे में तो बहुत जगहों पे अवेलेबल है, बट यूपी में नहीं। सर क्या फ़ायदा है रोबोटिक सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी इज़ मोर प्रिसाइज। सबसे बड़ी जो चीज़ है, जॉइंट का जो अलाइनमेंट होता है वो जितना बेहतर होगा, वो जॉइंट उतना बेहतर काम करेगा और उतने लंबे समय तक चलेगा। तो रोबोटिक प्रिसिशन जो है ये बहुत बेहतर है। अगर आप रेगुलर सर्जरी की बात करें तो उसमें अगर हमें 70% प्रिसिशन मिलता है, तो रोबोटिक में 95% प्रिसिशन मिलता है। तो वो प्रिसिशन मरीज़ की बॉडी में जब हम इम्प्लांट को लगाते हैं तो वो बॉडी के हिसाब से परफेक्टली प्लेस करता है, और इसीलिए वो जॉइंट बेटर फंक्शन करता है, उसकी लाइफ मैक्सिमम आता है। सर सबसे बड़ी बात है कि ये घुटना प्रत्यारोपण, क्योंकि आम आदमी ये जानना चाहता है कि खर्च हम लोगों के यहाँ करीब मतलब अगर आप रेगुलर रिप्लेसमेंट की बात करें 2.5 के आसपास का पैकेज है।
हम रोबोट के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पेशेंट से नहीं करते, सिर्फ जो रोबोट में डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ होते हैं उसकी कॉस्ट पेशेंट पे करता है, वो करीब 50,000 के आसपास जाती है। क्योंकि अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे असिस्टेंट को नहीं पता कि क्या करना है, तो वो तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो हर चीज़ की चर्चा होती है किसी भी सर्जरी से पहले, कि उस पेशेंट को एग्जामिन करके उसकी फाइंडिंग क्या है, इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग क्या है, पेशेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या हमें करेक्शन करना है, अल्टीमेटली हमें क्या अचीव करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, पूरी टीम के रूप में डिस्कस होती है, तभी वो आगे हो पाता है। सर ये ग्रामीण की तरफ से कब ये हम लोग के लिए भी सरप्राइज़ है, क्योंकि हमारा ये मानना था कि ये नई टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्निक्स को शहर में ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी, शायद बाहर के पेशेंट उतना नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम अपना डाटा देखें तो उनकी भी एक्सेप्टेंस उतनी ही है। और शायद उसका रीज़न ये है कि अब वो लोग भी अवेयर हैं, वो भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं और बेटर से बेटर चीज़ें चाहते हैं, और शायद अफोर्डेबिलिटी भी उनकी अच्छी है कि जो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स को अफोर्ड करना चाहते हैं। सर ये जो आजकल कम उम्र है, बहुत सारे रीजंस हैं, लाइफस्टाइल है, कुछ इंजरी से रिलेटेड भी आते हैं, जो आर्थराइटिस वगैरह से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं उनमें यंगर एज में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। बट आई फील इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, अपनी केयर नहीं करना, तो मे बी दैट इज़ लीडिंग टू मोर एंड मोर डैमेज। और सबसे जो अभी तक का बेस्ट रोबोट है वो है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन तो अच्छे से अच्छी ली जा सकती है, लेकिन जो डॉक्टर संजय श्रीवास्तव उस मशीन से कर सकते हैं और जितनी अच्छी सर्जरी हो सकती है, वो शायद उतना अच्छा रिजल्ट मुश्किल से मिले, बिकॉज ऑफ हिज वेरी गुड एक्सपर्टीज़। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी कारण से ऐसा है कि एवरी सेकेंड थर्ड डे हमारे यहाँ एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो रहा है और मरीज खुश है। कि ऑपरेशन कराने के लिए हमको बहुत एक समस्या थी, लेकिन चूंकि बेटा बाहर रहता है यूएस में, तो आना जाने की वजह से मैं नहीं करा पाया। लेकिन इस साल जनवरी में मैं 22 तारीख को मेरा पहला ये रोबोटिक मैंने करा। संजय श्रीवास्तव जी को मैं पहले से जानता था, डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने मतलब किया 22 तारीख को। चूँकि मैं डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर हूँ, 30 साल से हूँ, तो इसकी वजह से उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि 1 by 1 करेंगे मतलब। तो हमने कहा कि ठीक है, जैसा आप उचित समझे। तो उन्होंने पहला किया, चौथे दिन मतलब एक दिन तो एडमिट हुआ और 5वें दिन मेरे को डिस्चार्ज हो गया। दूसरे दिन ही इन्होंने चलाना चालू कर दिया। जब आपको पता चला कि आपकी रोबोटिक सर्जरी हुई है, तो आपको क्या कोई डाउट था मन में? नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से यही बोला, जो हमको एस्टिमेट दिया गया, ये दिया गया कि चूँकि मेरा इंश्योरेंस से था तो हमको प्राइवेट रूम और मतलब सारी फैसिलिटीज़ थी हमारे लिए। तो हमने कहा कि जो बेस्ट हो सकता है वो आप कीजिए। तो उन्होंने बोला कि रोबोटिक इज़ द बेस्ट, उसमें चांसेस बहुत कम है एरर के। तो हमने कहा आप रोबोटिक कीजिए, मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एक्चुअली में, क्योंकि मान लीजिए 50,000 ज़्यादा भी लगता है तो कोई माने नहीं रखता उसका, जो है मतलब लाइफ टाइम की बात है। और रिकवरी किस तरीके से रही? रिकवरी बहुत अच्छी रही। उन्होंने बोला था कि फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी वाले तो उन्होंने करीब 1 महीने मैंने कराया, तो उन्होंने बोला कि फिजियोथेरेपी तो वो अपना बिल बना लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज आपको करना है। तो मैं एक्सरसाइज करता रहा और साइकिलिंग करता रहा। अभी भी मैं रोज़ सुबह शाम 20 मिनट घर पे जो साइकिलिंग वो उसकी वाली जो होती है मैं करता हूँ। और ये समझ लीजिए कि आपको ताजुब होगा, ये जो दूसरा ये 16 मार्च को कराया था, इवन मैं कार ड्राइवर आया नहीं, टाके कटे नहीं थे, तो मैं कार चला करके ही मैं आया अपना टाका कटवाने के लिए। और उसके बाद अभी मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।